गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने कंसीडरेशन के बारे में बात की थी कि कंसीडरेशन मॉनेटरी होगा तो भी चलेगा, नॉन मॉनेटरी होगा तो भी चलेगा। कंसीडरेशन जो है वो गुड्स या सर्विसेज किसी के भी फॉर्म में हो सकता है। सर्विसेज मीन्स टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। और हमने बात की थी कि कंसीडरेशन का एलिमेंट होना चाहिए। मीन्स देयर फर्स्ट क्लास है आपकी, क्या नाम है आपका? अच्छा, दिलराज। ओके। तो पहले पढ़ा है क्या सेकंड ये कंटेंट आईडीटी वगैरह? नहीं। अटेम्प्ट कब लगेगा? दिसंबर में लगेगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेंट वी आर, दिस इज आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्लास। आपको बैकअप लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है? आप बैकअप ले लीजिएगा, रुचि मैम से बोल दीजिएगा। तो शुरू की जो 3 से 4 क्लासेस हैं उसका बैकअप आप ले लें, है ना? तो फिर आप लिंक कर पाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज। ओके, चलिए। तो हम बात कर रहे थे कंसीडरेशन का एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। और कंसीडरेशन का जब एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए मींस एक्टिविटी और कंसीडरेशन में कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोकेसी होनी चाहिए। हमने बात की कि अगर कंसीडरेशन है बिना एक्टिविटी के या एक्टिविटी है बिना कंसीडरेशन के तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी। ओके, अब हम थर्ड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। और अच्छा, एक और बात यहाँ पे साथ में कंसीडरेशन के लिए नोट लिख लीजिए। सेकंड पैरामीटर ही के बारे में ही बात कर रहे हैं, कंसीडरेशन से रिलेटेड ही एक पॉइंट लिख रहे हैं। कंसीडरेशन इज पेड और पेएबल बाय रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। कंसीडरेशन इज पेड और पेएबल बाय रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस और एनी अदर person on his behalf। ठीक है, मतलब कंसीडरेशन रिसिपिएंट दे या रिसिपिएंट के बिहाफ पे कोई पर्सन दे। से फॉर एग्जांपल वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू, ठीक है? जैसे कुणाल इज अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस फॉर दिस पर्पस। तो या तो कंसीडरेशन कुणाल देंगे या कुणाल के मौसा जी आके बोलते हैं मैं दूंगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी दे। रिसिपिएंट दे या रिसिपिएंट के बिहाफ पे कोई और पर्सन दे, कंसीडरेशन कोई भी पे कर सकता है। ओके, एक और पॉइंट लिखिए। इफ डिपॉजिट इज रिफंडेबल नेचर, मीन्स आपने कभी देखा होगा स्कूल में हम सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराते हैं। क्यों जमा कराया जाता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट या कॉशन मनी? व्हाट इज द पर्पस? हाँ हाँ, थोड़े से आप ऐसे नटखट प्रवृत्ति के हैं और अगर स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो स्कूल जब्त कर लेगा। लेकिन जब जमा किया जाता है तब वो किस नेचर का होता है? रिफंडेबल नेचर का, है ना? यानी जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं तो आपको बोला जाता है कि जिस समय आप स्कूल से जाएंगे उस समय ये पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो सिक्योरिटी कोई भी ऐसा डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब आप स्कूल को पैसा दे रहे हैं एंड उस पैसे के बदले में स्कूल एक्टिविटी करेगा, आपको सर्विस देगा, बट ये डिपॉजिट कैसा है? रिफंडेबल नेचर का है। तो अगर कोई भी डिपॉजिट रिफंडेबल नेचर का होता है तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, तो उसे कंसिडरेशन नहीं कहते। अगर डिपॉजिट रिफंडेबल नेचर का है तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। ठीक है, ओके। कुछ पूछना है इसमें? किसी को कोई डाउट है? जो लोग ऑनलाइन है उनमें से किसी को कुछ पूछना है? आदित्य, भारत, वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी बोलो बेटा। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। इशिका, जयंत, कार्तिक, सभी को वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं,
सभी को सही आ रही है? आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करें। ओके, आप अपनी तशरीफ इधर रख लीजिए। और एक आप छवि के पड़ोसी 2 चेयर छोड़ के बैठो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, 2 चेयर का गैप दो और फिर बैठो। ऐसे दिख ही नहीं रहे हो आप मुझे। हाँ, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। अब ये बिल्कुल सही पोजीशन है। ओके, चलिए थर्ड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। हमने बोला था सप्लाई किसकी होनी चाहिए, या तो गुड्स की या सर्विस की या दोनों की। बदले में क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन। और जब भी आप सप्लाई करेंगे, सप्लाई मस्ट बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, सप्लाई मस्ट बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जीएसटी लॉ ये कहता है कि बिजनेस को डिफाइन किया गया है 2 सबसेक्शन 17 में। ठीक है, और ये बिजनेस की डेफिनेशन जब हम आईटीसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ पे केवल बिजनेस को डिफाइन करने के लिए कि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं मींस आपकी एक्टिविटी का कमर्शियल मोटिव होना चाहिए। नाउ कमर्शियल मोटिव मतलब आपका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, है ना। इंटेंशन, एक्चुअल में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटी शामिल होगी, आप कोई ट्रेड करिए, ट्रेड कॉमर्स, ट्रेड मतलब सामान खरीद के बेचना, आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप सर्विस प्रोवाइड कीजिए, आप वोकेशन, वोकेशन सब समझते हैं। जो आईआईटी नहीं करते वो क्या कर लेते हैं, आईटीआई। आईटीआई नहीं सुना आपने? हाँ, नहीं पर ऐसा ही होता है, जो आईआईटी नहीं कर पाते वो आईटीआई कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, देखो, अरे आप, अरे भावना को समझो, ऐसे दिल पे ले लेते हो बात। आईटीआई का मतलब क्या होता है, इट्स अ टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जैसे एसी ठीक करना और नल ठीक करना और मिक्सी ठीक करना, ये सब सिखाया जाता है वहां पे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो दिस इज अ वोकेशनल कोर्स, आपको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए कुछ कोर्सेज सिखाए जाते हैं, तो उसे वोकेशन कहते हैं। इसके अलावा प्रोफेशन, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या डॉक्टर्स, वो क्या कैरी करते हैं, प्रोफेशन। तो बिजनेस का मतलब आप गुड्स बेचिए, आप सर्विस दीजिए, वोकेशन करिए, प्रोफेशन करिए, इवन एडवेंचर। भारत मूवी देखिए, भारत नहीं देखी, सलमान खान वाली? ठीक है, हाँ, उसमें वो सलमान खान एक ऐसे मौत के कुएं में बाइक चलाता है ना, दिस इज कॉल्ड एडवेंचर। तो एडवेंचर करके पैसा कमा रहे हैं तो भी वो बिजनेस है, तो भी वो बिजनेस है। मींस जीएसटी लॉ केवल ये कहता है कि अगर आप गुड्स या सर्विस दे रहे हैं और बदले में आप कंसिडरेशन ले रहे हैं और आपका मोटिव क्या है, कमर्शियल मोटिव है, तो दैट इज ट्रीटेड बिजनेस, और उसमें कोई भी तरीके की एक्टिविटी शामिल हो सकती है। बिजनेस के लिए खास बात ये कि बिजनेस में हमें, बिजनेस इंक्लूड्स, लिखते जाइए ऐसा, एक सेकंड, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, वोकेशन, प्रोफेशन, एडवेंचर, वेगर, वेगर समझते हैं, वेगरिंग एक्टिविटीज, दीज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज बिजनेस, और एनी सच एक्टिविटी।
वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, लेकिन जीएसटी लॉ वैगर को क्या मानता है? बिजनेस। जैसे 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 हॉर्स रेसिंग क्या है? लीगल गैम्बलिंग है ना, वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। ऐसा वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर वो जैसे हॉर्स रेसिंग है, दिस इज अ लीगल गैम्बलिंग, तो हॉर्स रेसिंग पे जीएसटी लगेगा। जहां पर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि अगर कोई एक्टिविटी इलीगल है मतलब तो भी वो जीएसटी के दायरे में आती है। अदर लॉ उसके ऊपर क्या पैनल प्रोविजन डालते हैं वो नहीं पता, ठीक है। मींस वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट आपने बोला वॉइड है, इसका मतलब अगर आपको बदले में कोई पैसा नहीं देगा ना तो आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते, लेकिन पैसा आया है ना, जीएसटी देना पड़ेगा उसके, ऐसा, ठीक है। एनी एक्टिविटी related to above or ancillary or incidental, any activity related to above or ancillary or incidental, ठीक। इसका मतलब क्या? आपने सुना है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, ये पढ़ लिया? कॉस्टिंग में नहीं पढ़ा? ठीक है, आएगा ओके बाद में। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो साथ साथ बनते हैं, आपका उनको बनाना इंटेंशन है या नहीं, लेकिन जॉइंट प्रोडक्ट साथ में ही बनेंगे। बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बनेगा तो बाय प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। जैसे जब शुगर फैक्ट्रीज होती है, शुगर फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बनता है मोलेसिस, ठीक है ना, तो जो गन्ने का वेस्ट होता है उसे कहते हैं मोलेसिस। आपको पता है वो कहाँ काम आता है? ये देखो यूपी वाले हैं, इनको पता है। हाँ, गन्ने के वेस्ट को कहाँ काम में लेते हैं? यूपी में गन्ना बहुत होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लस्सी। जो मोलिसिस होता है उसे लिकर फैक्ट्रीज में काम लिया जाता है, लिकर फैक्ट्रीज का मेन रॉ मटेरियल होता है वो। तो जब शुगर कैन के मतलब शुगर फैक्ट्रीज होंगी, शुगर फैक्ट्रीज में मोलिसिस बनेगा ही बनेगा, और वो मोलिसिस बनेगा तो वो लिकर फैक्ट्रीज में काम आएगा। यानी शुगर आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, मोलिसिस आपका बाय प्रोडक्ट हो गया। मोलिसिस बनाना इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन अगर आप शुगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मोलिसिस बनेगा ही बनेगा। दिस इज अ एसेंशियल बाय प्रोडक्ट। तो शुगर बनाना भी बिजनेस और मोलिसिस बनाना भी बिजनेस। इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है मतलब एक सीमेंट प्लांट है आपका, यानी आपकी मेन एक्टिविटी क्या हो गई? सीमेंट बनाना और उसे बेचना। अब इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वहां पर वेस्ट एंड स्क्रैप भी निकलता होगा। वेस्ट एंड स्क्रैप मतलब आयरन स्क्रैप निकलेगा, कोई मशीन खराब हो गई तो मेटल स्क्रैप निकलेगा, ऐसा आयरन स्क्रैप मेटल स्क्रैप निकलेगा। क्या करेगी इंडस्ट्रीज आयरन स्क्रैप मेटल स्क्रैप का? बेचेगी, ठीक है। तो दिस इज द एंसिलरी और इंसिडेंटल एक्टिविटी। मतलब अगर आप अपना मेन प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो मेन प्रोडक्ट से जो वेस्ट एंड स्क्रैप आप बेचोगे वो भी आपके बिजनेस की एंसिलरी एक्टिविटी है, वो भी आपके बिजनेस की इंसिडेंटल एक्टिविटी है, ठीक है। जब आप फोटोग्राफी करते हो, वीडियो शूट होता है, वेडिंग शूट होता है, तो आप सर्विस देते हो, ठीक है, वो आपकी मेन एक्टिविटी है। वो एल्बम भी बना के देना पड़ता है ना, दिस इज एंसिलरी एक्टिविटी, करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसी चीजें जो मेन प्रोडक्ट के साथ 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 में दी जाती है। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में जो आप मेन काम कर रहे हो वो भी आपका बिजनेस है, उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, उसकी एंसिलरी कोई एक्टिविटी है या उसकी इंसिडेंटल कोई एक्टिविटी है, वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में शामिल है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट वन, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, प्रॉफिटेबिलिटी,
frequency is not required. यानी आपकी बिजनेस एक्टिविटी में रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, प्रॉफिटेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, तो जब भी हम बात करते हैं इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के लिए बिजनेस के दौरान वो एक्टिविटी होनी चाहिए. जैसे नेक्स्ट वन, सलमान खान को जानते हैं आप? सब जानते हैं. ओके, क्या करते हैं सलमान खान? क्या करते हैं? हाँ, एक्टिंग करते हैं. उनका मेन प्रोफेशन क्या है? एक्टिंग करते हैं. ठीक है, एक्टिंग के अलावा और क्या करते हैं? प्रोड्यूसर है, और पेंटिंग भी करते हैं ना? ये नहीं पता आपको? हाँ, बहुत अच्छे पेंटर हैं वो सलमान खान, गूगल करिएगा, ही इज अ वेरी गुड पेंटर. और इसके अलावा एक एनजीओ चलाते हैं, दिस इज कॉल्ड बीइंग ह्यूमन. तो सलमान खान ने पेंटिंग करी, और पेंटिंग करके क्या लगाई? एक पेंटिंग एग्जीबिशन. पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई. ठीक है, तो सलमान खान ने क्या डिसाइड किया कि मैं पेंटिंग एग्जीबिशन लगाऊंगा, और पेंटिंग एग्जीबिशन में पेंटिंग बेचूंगा, और जो भी पेंटिंग्स आएंगी, जो भी पेंटिंग्स बेचने से पैसा आएगा, मैं उसे क्या करूंगा? आई विल डोनेट टू बीइंग ह्यूमन. कर सकते हैं ऐसा? सलमान खान है, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई. अब इनकी पेंटिंग एग्जीबिशन में इनविटेशन देंगे, किसे बुलाएंगे? हमें कटरीना कैफ को बुलाएंगे, ऐश्वर्या राय को बुलाएंगे. ठीक है, ऐश्वर्या राय आएंगी, और कौन आएगी? संगीता बिजला आएंगी. अरे आपका अलाइनमेंट ठीक है ना? ठीक है, भगवान ने ठीक ठाक दिया. इधर देखो, केवल इधर, पीछे नहीं देखना. इन्हें बगल में बिठाएं आपके? नहीं ना? ओके. तो अब सलमान खान ने पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई, और पेंटिंग एग्जीबिशन में किसे बुलाया? कटरीना कैफ को, ऐश्वर्या राय को, संगीता बिजलानी को. ठीक है, विवेक ओबराय को बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए. अब इनकी पेंटिंग एग्जीबिशन में ये लोग सब आएंगे, सेलिब्रिटीज आएंगे. ठीक है, तो एक एक पेंटिंग 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 3 करोड़ में बिकेंगी. अगर हम और आप पेंटिंग एग्जीबिशन लगाएं, तो फिर कितने में बिकेंगी? 200 रुपए में, 300 रुपए में, है ना? क्योंकि सलमान खान सेलिब्रिटी है, सलमान खान एक्टर है, इसीलिए उनकी पेंटिंग एग्जीबिशन इतनी में पेंटिंग जो है इतनी हाई प्राइस में बिक रही है. और उस बदले में उन्हें क्या मिला? कंसिडरेशन. और इस कंसिडरेशन का उन्होंने क्या किया? डोनेट कर दिया बीइंग ह्यूमन को. ठीक है, मेरा आपसे सवाल कि सलमान खान के द्वारा ये जो पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई, क्या बोलूं इस एक्टिविटी को? इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू सेज, रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू सेज? और जो ऑनलाइन है वो भी अपना हैंड रेज करें कि कितने लोग मानते हैं कि दिस एक्टिविटी इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ओके, देखो ऐसे ही दोस्त होते हैं, हम साथ साथ हैं. ठीक है, बाकी लोग? अदिति, इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट? हाँ, तो कोई बात नहीं, मुझे पता है कंफर्म नहीं होगा. फर्स्ट क्या सोचते हो? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप ये बोलोगे जाके कि मैं बहुत सारा पैसा कमाती हूँ और सारा पैसा मैं दान में दे दूंगी, हाँ बोले आप क्या करते हो, कोई मतलब नहीं है, आप कमाते हो ना. ठीक है, तो आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के कंसिडरेशन को आप कहां खर्च करते हो वो आपका लुकआउट है. आपकी मर्जी जो करो, बीएमडब्ल्यू ले आओ, मर्सिडीज ले आओ, डोनेट कर दो, उस बात से कोई लेना देना नहीं है. नाउ व्हाट डू यू से? It is in course or furtherance of business.
कोई भी एक्टिविटी जो आपके मेन बिजनेस से रिलेट करती है, या कोई भी एक्टिविटी आप कमर्शियल मोटिव से कर रहे हो, पैसा कमा रहे हैं ना, पैसा कमा रहे, रेगुलर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूटी नहीं है तो को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन प्रॉफिटेबिलिटी मतलब हाँ, आप नो कॉस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट पे सामान बेचो तो भी वो बिजनेस है। और ये इनकी पेंटिंग एग्जीबिशन जो ये लगा रहे हैं, इनको बेसिक एडवांटेज क्यों है, बिकॉज ही इज एन एक्टर, तभी उनकी। और इवन आप भी, जैसे मान लीजिए कि ये पुलकित है, बोले मैं ना शाम के टाइम गाना सिखाऊंगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, इनका बिजनेस, भले ही साल में एक बार सिखाते हैं, नहीं देखिए कमर्शियल मोटिव है ना, कमर्शियल मोटिव होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट कमाना आपका उद्देश्य होना चाहिए। यानी इसका मतलब तो फिर आप ऐसे सोच के देखिए कि अगर इसे बिजनेस की डेफिनेशन में न लिया तो फिर से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, आप जॉब करते हैं और आपने सोचा कि मैं जॉब के साथ अपना एक बुटीक रन करूंगी, क्या बोलेंगे उसको, साइड बिजनेस। सो दिस इज व्हाट, साइड बिजनेस, ओके। उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, बोलते मैं इसको पैसा डोनेट कर दूंगा, बट वॉट एवर इट इज, है ना, कोई भी एक्टिविटी जो कि या तो किसी ट्रेड प्रोफेशन एडवेंचर वगैरह के नेचर की हो, आपके मेन बिजनेस से रिलेट करती हो, मेन बिजनेस के इंसिडेंटल हो या मेन बिजनेस की एंसिलरी हो, दैट इवन देन इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस। और भाई जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ सौतेले भाई हैं, मैं इनकम टैक्स लॉ के बारे में कोई बात नहीं करूंगी, आप सेम एग्जांपल अपनी डायरेक्ट टैक्स की फैकल्टी से पूछिए, कैपिटल गेन लगेगा, पीजीबीपी लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, यहाँ पे मैं जवाब दे सकती हूँ, बट वो सब पे हम यहाँ चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा, योर डीटी फैकल्टी इज केपेबल इनफ, आप वहां पे पूछिएगा। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा इसके बारे में बात करेंगे। इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स अगेंस्ट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इवन जीएसटी लॉ ये कहता है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मान लीजिए बीइंग ह्यूमन है, बीइंग ह्यूमन क्या है, एनजीओ है, बीइंग ह्यूमन एनजीओ है। आपने देखा कि बहुत सारे जैसे बहुत सारे आउटलेट्स में बीइंग ह्यूमन के टी शर्ट्स मिलते हैं, ठीक है, सो बीइंग ह्यूमन भी क्या माना जाता है, इट इज डूइंग बिजनेस। जीएसटी लॉ ये कहता है कि बिजनेस, इवन डेफिनेशन में लिखा हुआ है 2 सबसेक्शन 17 बोलता है कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी क्या मानी जाती है, दे आर डूइंग बिजनेस। आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो उस बात से हमें लेना देना नहीं है, मतलब एनजीओ मतलब आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे सामान बेच रहे हो, हम यही मानेंगे, ठीक है, इवन देन दे आर डूइंग बिजनेस, फिर भी हम कहते हैं कि वो क्या कर रही है, बिजनेस, ठीक है। और कोई आपके दिमाग में डाउट आता है पूछिए, इसके ऊपर, हु सेड एनजीओ है, कौन ने बोला एनपीओ है, जीएसटी नहीं लगता ये बात ठीक है, लेकिन ये किसने बोला वो एनपीओ है, आपके मानने से, आप तो बहुत कुछ मानते हैं, आपके मानने से क्या होता है, ऐसा मानते हैं, बट दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ना, दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस कहां से निकल के आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, उसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, अगर वो ट्रस्ट है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में स्टैब्लिश है, यूजुअली ऐसा होगा, लेकिन ये कोई कंक्लूजन नहीं है कि हमेशा वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, 101% ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है वो ट्रस्ट के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हुई हो, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम कर रही हो, या वो सेक्शन 8 कंपनी की तरह काम कर रही हो, तभी वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। यहां पर हमें क्या समझना है कि जीएसटी लॉ से क्या रिलेटेड है, कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जीएसटी लॉ कहता है दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस, उन्हें भी बिजनेस की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है। यानी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर कोई गुड्स या सर्विसेज देंगी और बदले में आपसे पैसा लेंगी तो उनके ऊपर भी जीएसटी की लेवेबिलिटी क्रिएट होगी। और
कमर्शियल मोटिव। कमर्शियल मोटिव का मतलब क्या होता है? पैसा लेना। आपने काम किया, बदले में आपने पैसा लिया, बस कमर्शियल मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, क्या होगी, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। कमर्शियल मोटिव नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस करना, बिजनेस करने का उद्देश्य कमर्शियल मोटिव होना चाहिए, यानी आप कुछ सामान या सर्विस देंगे, बदले में पैसा लेंगे। इंसिडेंटल का मतलब क्या है? आप ये लाइन पढ़िए, क्या लिखा है? एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू अबव और इंसिडेंटल और एंसिलरी, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो इन एक्टिविटीज से रिलेट करती हो, या इन एक्टिविटीज की इंसिडेंटल हो, या इन एक्टिविटीज की सहायक हो। मेन काम की इंसिडेंटल, मेन काम की एंसिलरी, या मेन काम से रिलेटेड हो तो भी वो बिजनेस है। ठीक है, तो जो मेन काम है, या उससे रिलेटेड एक्टिविटी है, या उससे इंसिडेंटल एक्टिविटी है, या उससे एंसिलरी एक्टिविटी है, कुछ भी हो, सभी कामों का इंटेंशन क्या होना चाहिए? कमर्शियल। आप काम करोगे, बदले में पैसा लोगे, कम लोगे ज्यादा लोगे वो आपकी इच्छा है, तब भी लगेगा, क्योंकि कंसिडरेशन तो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। ठीक है, और कोई डाउट? ऑनलाइन जो लोग हैं उनमें से किसी को कुछ पूछना है? चलिए नेक्स्ट वन। ये सबने नोट कर लिया? तो हमने पहला पैरामीटर पढ़ा था सप्लाई किसकी, या तो गुड्स की या सर्विस की, या दोनों की। दूसरा पैरामीटर हमने बात की बदले में क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन। तीसरा पैरामीटर सप्लाई मस्ट बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और फोर्थ पैरामीटर हमने बात की थी सप्लाई मस्ट बी मेड बाय, सप्लाई मस्ट बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई किसके द्वारा हो? टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए। अब ये टैक्सेबल पर्सन कौन है? ये जीएसटी का खरबूजा है। खरबूजे का मतलब क्या होता है? चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना किसको है? खरबूजे को। तो ये जीएसटी लॉ का खरबूजा है। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे GST टू दी गवर्नमेंट। टैक्सेबल पर्सन वो व्यक्ति है जो कि गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है। गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है, इसका मतलब क्या? कि टैक्सेबल पर्सन के कंधों पे सरकार ने जिम्मेदारी डाली कि आप गवर्नमेंट को जीएसटी दोगे। बर्डन कौन बियर करेगा, इस बात से लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट की नजरों में टैक्सेबल पर्सन इज अ लाइबल टू पे जीएसटी। ठीक है, नाउ साथ साथ नोट करते जाएंगे, है ना। Who is टैक्सेबल पर्सन? ठीक है, अगला हमारा सवाल, फिर टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? सप्लाई में दो पार्टीज होती है, एक होता है सप्लायर और दूसरा होता है रिसिपिएंट। एक होता है सप्लायर और दूसरा होता है रिसिपिएंट। तो हु इज अ टैक्सेबल पर्सन? सप्लायर और रिसिपिएंट। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन कौन? सप्लायर या रिसिपिएंट। उसके लिए हम बात करेंगे टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म की। ठीक है, टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म। और टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म जीएसटी लॉ में दो तरीके का टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म है। एक होगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और दूसरा होगा रिवर्स पेमेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दो तरीके के टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म होंगे, एक फॉरवर्ड चार्ज और दूसरा रिवर्स चार्ज। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। ये जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है ये आम है, आने वाला नहीं, जनरल। ठीक है, यूजुअल। और जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो क्या है? खास है। ठीक, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब
supplier of goods or supplier of service is liable to pay GST to the गवर्नमेंट. फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या बोलता है? सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विस इज लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट. मतलब सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विस क्या है? टैक्सेबल पर्सन. यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने किसको दी? सप्लायर को. सप्लायर को. ठीक है. हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या देखते हैं? क्या हम बहुत सारी सर्विसेज खरीदते हैं या बहुत सारे गुड्स हम खरीदते हैं? क्या हम किसी भी सिचुएशन में देखा आज तक, इतने बड़े हो गए 18, 20, 19 साल के, कभी गए हो जीएसटी जमा कराने? नहीं. क्योंकि यूजुअली हर केस में हम जीएसटी का पैसा किसको देते हैं? सप्लायर को. और सप्लायर जाके किसको देता है? गवर्नमेंट को. तो आम प्रोविजन क्या है कि नॉर्मली किसी भी केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है एंड सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विस इज लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट. ठीक है. बट कुछ विशेष परिस्थितियों में जब गवर्नमेंट को सप्लायर पे भरोसा नहीं होता तो गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी किसको दे देता है? रिसिपिएंट को. और कुछ खास परिस्थितियों में मींस अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे, आगे जाके आएगा. अंडर 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4 recipient of goods or recipient of service is liable to pay GST to the government. means यहाँ पे खरबूजा कौन बनेगा? recipient of goods or recipient of service is liable to is it treated as taxable person. ठीक है. और किसी भी केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे. गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है. जैसे एक एग्जांपल आपको बताती हूं कि आपने सुना है इंश्योरेंस एजेंट. हाँ, सबसे डरावनी बातें कौन करता है? इंश्योरेंस एजेंट. भगवान ना करे आपकी गाड़ी को कुछ हो गया, भगवान ना करे आपको कुछ हो गया, भगवान ना करे 80 साल आप नहीं जी पाए. ठीक है. तो हाँ, एक हो गया इंश्योरेंस एजेंट और एक हो गई इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस एजेंट किसे सर्विस देता है? हमें नहीं देता, कंपनी को देता है. क्योंकि हमें सर्विस देता है, हम बदले में कुछ नहीं देते इंश्योरेंस एजेंट को. कमीशन कौन देता है? इंश्योरेंस कंपनीज देती है. तो इंश्योरेंस एजेंट कौन हो गया? सप्लायर ऑफ सर्विस. और इंश्योरेंस कंपनी कौन हो गई? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस. और इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को क्या देता है? सर्विस. और बदले में क्या लेता है? कंसिडरेशन. और इस सर्विस को मतलब कौन सी सर्विस को? जब कोई इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है तो उस सर्विस को कहां नोटिफाई किया गया? 9 सबसेक्शन 3 में. 9 सबसेक्शन 3 में नोटिफाई करने का मतलब गवर्नमेंट ने क्या तय कर दिया कि क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अब जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी, इस कंसीडरेशन पे जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी सप्लायर की नहीं है, इंश्योरेंस एजेंट की नहीं है. किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की. एंड द लॉजिक बिहाइंड इट, हर गली मोहल्ले में इंश्योरेंस एजेंट घूमते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है. सरकार हर इंश्योरेंस एजेंट को नहीं पकड़ सकती, लेकिन सरकार किसको पकड़ सकती है? हाथी को. और वो कौन है? इंश्योरेंस कंपनी. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. तो गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर विशेष परिस्थिति में जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी किसको दे दी? अब हमें कैसे पता लगेगा कि कहां फॉरवर्ड चार्ज लगना है, कहां रिवर्स चार्ज लगना है? हम पढ़ेंगे. आरसीएम का एक चैप्टर है जहां पे लिस्ट आएगी कि कौन कौन सी गुड्स, कौन कौन सी सर्विसेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के दायरे में आते हैं. ओके, ठीक है. तो यहां पे अभी हमने क्या सीखा कि जब हम ये कहते हैं कि सप्लाई टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए, तो टैक्सेबल पर्सन का मतलब हु इज लाइबल टू पे जीएसटी. ठीक. नाउ अब टैक्सेबल पर्सन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखिए,
to become a taxable person. To become a taxable person मतलब जैसे इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी के केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, हु इज अ टैक्सेबल पर्सन? इंश्योरेंस कंपनी। यानी इंश्योरेंस कंपनी के कंधों पे बोल दिया कि भाई तुम्हें जीएसटी जाके जमा कराना है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या बनना है? टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन बनने के लिए क्या लेना पड़ता है? हैज टू टेक जीएसटी रजिस्टर। क्या बोलो बेटा? हाँ हाँ अभी बात कर रहे हैं। हैज टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आपको एक यूनिक 15 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड GSTIN। एंड वो क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, और ये कैसे होता है? जिंदगी के साथ भी और बाद भी यूनिक नंबर है, आप ही का है, हमारा ही है। जब तक हम हैं तब तक GSTIN है, हम गए तो GSTIN भी गया, यूनिक है। जैसे पैन दो लोगों का सेम नहीं हो सकता, GSTIN भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका पैन अपने आप डिमोलिश, खत्म। ऐसे ही अगर व्यक्ति एग्जिस्ट करता है तभी GSTIN भी एग्जिस्ट करेगा। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। और GSTIN की खास बात, GSTIN is PAN based state wise. GSTIN is PAN based state wise. PAN based state wise। इस बात का क्या मतलब है? अगर आपको GSTIN चाहिए तो आपके पास पैन होना ही चाहिए। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको गवर्नमेंट आपको GSTIN भी नहीं देगी। और मजे की बात, ये 15 डिजिट का जो GSTIN है उसमें 10 डिजिट किसके होते हैं? पैन के। 15 डिजिट में से 10 डिजिट किसके होंगे? पैन के। इसीलिए इसे कहते हैं पैन बेस्ड। दूसरी बात, स्टेट वाइज। स्टेट वाइज मतलब जैसे पैन तो क्या होता है, जब हम कहते हैं पैन इंडिया बेस्ड मतलब एक ही पैन। कितना होता है? एक ही, हर स्टेट में वही पैन चलेगा। लेकिन GSTIN के साथ ऐसा नहीं है, GSTIN स्टेट वाइज होता है। स्टेट वाइज होता है मतलब जिस स्टेट में आप अपनी सप्लाई करने जा रहे हो, अगर आप दायरे में आते हो तो हर उस स्टेट में आपको क्या लेना पड़ेगा? GST रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। यानी अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो, गवर्नमेंट ने आपके पास GST जमा कराने की जिम्मेदारी दी, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने खुद से ही GST रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप क्या बन जाओगे? टैक्सेबल पर्सन। मतलब कैसा? आपका घर कहाँ है? पोस्ट ऑफिस के सामने। और पोस्ट ऑफिस कहाँ है? आपके घर के सामने। अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो तो GSTIN लेना पड़ेगा। अगर GSTIN ले लिया तो आप टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे। और टैक्सेबल पर्सन बनने का मतलब, इफ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन मतलब अगर आपके पास GSTIN है और आप गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो, बदले में कंसीडरेशन ले रहे हो, और साथ में आप क्या कर रहे हो? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आप GST के दायरे में आ जाओगे। ठीक है, इसके नीचे एक टेबल बनाइए। अभी 3 मिनट है। ठीक है, इनकम टैक्स और GST सौतेले भाई हैं। इनकम टैक्स आप अपनी कमाई से खुद देते हो, GST का क्या बर्डन है आपके ऊपर? फॉर्मेलिटी तो कर रहे हो, है ना, कॉलर ऊंची करके बोलते हो आई एम द टैक्सेबल पर्सन, आई एम पेइंग द GST, बट अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है? कस्टमर के ऊपर। तो डिफरेंस हो गया ना। ठीक है, इनकम तो आप खुद कमाओगे, उसमें से टैक्स दोगे। GST आप खुद से थोड़ी दोगे, आप तो कस्टमर से रिकवर करोगे और गवर्नमेंट को जमा कराओगे। तो इसको डबल टैक्सेशन नहीं बोलते, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट लॉज।
अदरवाइज फिर तो हमेशा बहुत सारे टैक्स लगते हैं ना। वो जब इधर से किशनगढ़ जाओगे, अजमेर जाओगे, जोधपुर जाओगे तो टोल टैक्स भी तो देते हो, है ना। तो फिर तो ऐसे तो बहुत सारे टैक्स लगते हैं, बट पर्टिकुलर सेम जीएसटी लॉ में डबल टैक्सेशन नहीं होता, दोनों टैक्सेस अलग अलग हैं। एक टेबल बनाइए जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते ही आप क्या बन जाएंगे? टैक्सेबल पर्सन। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों लेंगे आप? जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम लेंगे, या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, बनाते जाइए साथ साथ। कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सिमरन ने पूछा कि अगर एक पर्सन के 2 बिजनेस हैं तो अलग अलग जीएसटी लेना पड़ेगा क्या? आप सेम स्टेट में एक जीएसटी पे 2 बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, सेम स्टेट में। जैसे राजस्थान में आप 2 बिजनेस कर रहे हो तो आपको अलग अलग जीएसटी आईएन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्टेट चेंज हो गया, मतलब एक बिजनेस आप राजस्थान में करते हो, दूसरा एमपी में करते हो, तो रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग लेना पड़ेगा सिमरन। ओके, हाँ, मतलब अगर आपके जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, कितने स्टेट्स में काम करती है? 28 स्टेट में काम करेगी तो 28 जीएसटी रजिस्ट्रेशन होंगे उनके पास। ओके, हम आएंगे इशिका, ऑनलाइन बिजनेस कंसेप्ट यही है, ठीक है, कंसेप्ट यही है। तो ऑनलाइन बिजनेस के केस में भी ऐसा ही होता है। और दूसरा रजिस्ट्रेशन होता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप मोदी जी के अंध भक्त हैं तो बोले मैं तो कराऊंगा रजिस्ट्रेशन, बेचारे कितनी मेहनत से जीएसटी लेके आए हैं। तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ऑन योर ओन, पर जैसे ही आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया, पिंजरा फंस गया, पिंजरा नहीं, चूहा फंस गया पिंजरे में। रजिस्ट्रेशन लेते ही आप क्या बन गए? टैक्सेबल